हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम डेस्क। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डेस्क में। और आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, जैसा कि आपको पता है एनटीपीसी की जो है एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और ग्रुप डी की कहीं ना कहीं साथ ही साथ उसकी भी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। तो अपन मेनली अपन फोकस कर रहे हैं एनटीपीसी ग्रुप डी और जो अपकमिंग दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है उसको लेकर, जिसके लिए दोस्तों हिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन प्ले करता है। हालांकि ग्रुप डी में थोड़ी कम आती हिस्ट्री, लेकिन वहीं अपन बात करें एनटीपीसी की और दिल्ली पुलिस की तो यहाँ पर हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, और ग्रुप डी की बात करें तो ऐसा नहीं दोस्तों ग्रुप डी में हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं आते, यहाँ पर भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर अगर हिस्ट्री का वेटेज ग्रुप डी की बात करें, जैसा कि मैंने प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसके आधार पर आकलन किया है, तो ग्रुप डी में जो हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो 3 से 4 नंबर का पूछता है। मतलब हिस्ट्री के जो आपको कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 से 4 नंबर के आ सकते हैं। ठीक है, तो मेनली हिस्ट्री में अपना क्या चल रहा था बताइए आप, हिस्ट्री में क्या चल रहा था? तो अपन कवर कर रहे थे प्राचीन भारत के इतिहास को। ठीक है, यहाँ से दिख रहा है ना आपको, तो अपन क्या कर रहे थे, प्राचीन इतिहास को अपन कवर कर रहे थे, अर्थात इसे ही अपन बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर रहे थे। और एंशिएंट हिस्ट्री में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था तो आपको पता होगा। एंशिएंट हिस्ट्री में अपन ने कवर किया था क्या क्या, अपन ने बात करी थी कहाँ से, एक थोड़ा सा स्टार्टिंग थोड़ा आपका बेस बना दूं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं। अपन ने बात करी थी कहाँ से, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, आद्य पाषाण काल से। आपको देखो पूरा पाषाण काल से नाम सुनते क्वेश्चन दिमाग में पूछ गया। मैं कल ही जो एक प्रीवियस सेट लगा रहा था, किसका, एनटीपीसी का। ऑब्वियसली बात है यार, मेरा भी पेपर है एनटीपीसी का, तो मैं प्रीवियस सेट की प्रैक्टिस कर रहा था, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन टकराया था। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि जो आद्य ऐतिहासिक काल है, जो आद्य ऐतिहासिक काल है ये किस 2 टाइम पीरियड के बीच का काल है पूछा था। मतलब आद्य ऐतिहासिक काल, क्वेश्चन पूरा मैं लिख के बताता हूँ। आद्य ऐतिहासिक काल, उसके बाद ब्लैंक था और यहाँ पर पूछा था आद्य ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक खालिस्तान अवर ऐतिहासिक काल के बीच का समय है। अब बताओ, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो आपको इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपने मेरे अगर एंशिएंट हिस्ट्री के जितने भी मैंने अभी तक वीडियो दिए हैं, आई थिंक 12 क्लासेस हो चुकी है, तो वहाँ से अगर आपने पढ़ा है तो आपको इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बीच ये कौन सा समय है, प्रागैतिहासिक काल। तो इसका आंसर क्या है, प्रागैतिहासिक काल। मतलब जो आद्य ऐतिहासिक काल है ना वो प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बीच का समय है, बीच का टाइम पीरियड है। ठीक है, तो ये बात करी थी। इसके बाद अपन आए थे कॉपर एज में, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद अपन ने बात करी थी वैदिक कल्चर की। वैदिक कल्चर हो गया था हमारा समाप्त, और उसके बाद ही अपन ने पढ़ा था 600 ईसा पूर्व के जो धार्मिक आंदोलन हुए हैं प्रमुख रूप से, उनके बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। तो जैन धर्म, बौद्ध धर्मों को देख लिया था। उसके बाद दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर आता है एंशिएंट हिस्ट्री में, वो जो आज अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से ये इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि आपको मैं बता दूँ, कहीं ना कहीं सब जो क्वेश्चन पूछते हैं, जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है एग्जामिनर का, वो जो है मगध से ही क्वेश्चन आते हैं। आपको पता होना चाहिए जब प्राचीन काल में जब सभ्यताएं विकसित हो रही थी, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक कल्चर आया, और वैदिक कल्चर के बाद आपने पढ़ा होगा उत्तर वैदिक काल के बाद से ही जो जनपदों का विभाजन, जनपदों बनना शुरू हो गए थे, मतलब सभ्यताएं विकसित होना चालू हो गई थी। ठीक है,
तो उसी चरण में, उसी के प्रक्रिया अनुसार, उसी के तत्वाधान में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। कितने महाजनपदों का उदय हुआ? 16 महाजनपद। तो आपको याद रखना है 16 महाजनपद, ठीक है। इन 16 महाजनपदों में से ही एक उभर के आता है जो काफ़ी फेमस होता है। वो कौन सा महाजनपद था? वो था मगध। मगध के बारे में ही आज अपन चर्चा करेंगे और क्वेश्चन जो है यहाँ से ही पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था मगध, जिसकी अलग अलग राजधानी होती है, जैसे कि गिरिब्रज, ठीक है। फिर होती है पाटलिपुत्र, वैशाली और फिर होती है पाटलिपुत्र, जो कि पटना का क्या नाम है? वर्तमान नाम है। वर्तमान नाम क्या है पाटलिपुत्र का? पटना। तो इसके बारे में अपन कवर करेंगे। मैं क्या बता रहा था, 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद का जो काफ़ी फेमस होता है मगध, और काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली भी होता है। इसके शक्तिशाली होने का पीछे क्या कारण था, क्या रीज़न रहा होगा? तो आपको पता होना चाहिए, जो मगध है, जो आज का यूपी और बिहार का जो क्षेत्र है, जो गंगा के मैदानों का क्षेत्र है, ठीक है। तो जो गंगा के मैदान थे, ये गंगा नदी जो फ्लो हो रही थी, और उसका जो मैदानी भाग है वो काफ़ी फर्टाइल हुआ करता था। काफ़ी ज़्यादा वहाँ की मिट्टी जो है उपजाऊ हुआ करती थी, जिसके कारण दोस्तों अधिक से अधिक जो कृषि क्षेत्र में विकास हुआ, ठीक है। मिट्टी फर्टाइल होने के कारण क्या होता है? कृषि क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास होता है, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण कारण था मगध के क्या होने का, विकसित होने का या प्रभावशाली होने का। दूसरा कारण क्या था? यहाँ पर जो है आपको पता होगा, झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है। जो झारखंड और जो मगध में ही लगता है छोटा नागपुर का पठार, आप ज्योग्राफी में पढ़ते होगे। तो छोटा नागपुर के पठार की जो खनिज है, जो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोहा है, वो ही कहाँ से निकलता है? छोटा नागपुर के पठार से निकलता है। और मगध में छोटा नागपुर का पठार पड़ता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हथियार कलेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा लोहा कहाँ से कलेक्ट हो रहा था? खदानों से, छोटा नागपुर के पठार से। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोहे के भंडारण भी मगध में हुए। तीसरा कारण की बात करें तो तीसरा मुख्य रूप से एक कारण ये भी होता है कि यहाँ पर जंगलों का बहुत ज़्यादा जंगल हुआ करते थे मगध में, ठीक है। तो जंगलों से क्या होता है? लकड़ी आसानी से, इमारती लकड़ी मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस भी कलेक्ट होते हैं। तो ये मेनली रीज़न थे मगध के शक्तिशाली होने के। अब बात करते हैं मगध के प्रशासन के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए, मगध का जो फेमस जो साम्राज्य हुआ वो कौन सा हुआ? मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य। मगध में जो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य हुआ वो कौन सा हुआ? मौर्य साम्राज्य। लेकिन दोस्तों, क्या मौर्य साम्राज्य के पहले भी कोई साम्राज्य आए, कोई वंश आए? ठीक है, तो बिल्कुल आए। आपको याद रखना है, मौर्य वंश का जो टाइम पीरियड था, पहले तो बात करूं मौर्य साम्राज्य की, तो ये 323 ईसा पूर्व से लेकर कहां तक चला था? 185 ईसा पूर्व तक। तो मौर्य साम्राज्य का आप टाइम पीरियड लिख लेंगे, 323 ईसा पूर्व से लेकर कहां तक? 185 बीसी तक। अर्थात इसे ईसा पूर्व भी आप बोल सकते हैं या बीसी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य के पहले क्या चलता था? तो मौर्य साम्राज्य के जो पहले जितने भी वंश आए थे उनको अपन क्या बोलेंगे? तो उनको बोलेंगे अपन उत्तर मुगल। क्या बोलेंगे? नहीं सॉरी, पूर्व मुगल, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, पूर्व मौर्योत्तर काल। जितने भी मौर्य साम्राज्य के पहले वंश आएंगे उनको क्या बोलेंगे अपन? पूर्व मौर्योत्तर काल। देखो, अध्ययन की सुविधा के अनुसार अपन ने मौर्य साम्राज्य को या मगध को 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। जो मगध के, जो मौर्य साम्राज्य के पहले जितने भी वंश आएंगे, जितने भी जो अभी अब मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से वंश ने शासन किया, उसे अपन क्या बोलेंगे? पूर्व मौर्योत्तर काल। उसके बाद जब मगध का क्या होगा, सॉरी मौर्य साम्राज्य का पतन होगा, ठीक है, अपन पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में जो बाद में जो शासक हुए हैं अपन उससे क्या बोलते हैं? उत्तर मौर्योत्तर काल। उत्तर मौर्योत्तर काल, ठीक है। अब बात करते हैं भाई कौन कौन से जो, और ये बीच में तो मगध है, आपको पता ही है, ठीक है।
323 ईसा पूर्व जो मौर्य उत्तर काल में या पूर्व मौर्य उत्तर काल की बात करें तो 323 ईसा पूर्व में जो मौर्य साम्राज्य या मगध का सबसे पहला ही वंश क्या था, हर्यक वंश। हालांकि हर्यक वंश के पहले भी आया था वंश, वो अभी अपन पढ़ेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो लिखेंगे यहाँ पे। तो हर्यक वंश आया, हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आता है, मगध में ही, ठीक है। हर्यक वंश के बाद आता है शिशुनाग वंश। कौन सा आता है, शिशुनाग वंश। ये याद रखना है आपको, कभी कभी इसका क्रम भी पूछ लेता है, मतलब हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश है इसका क्रम भी पूछता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आया दोस्तों नंद वंश। तीसरे नंबर पे कौन सा आया, नंद वंश। अब नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को ही पराजित कर कर चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है, किस पर, मगध पर, ठीक है। और मौर्य साम्राज्य के बाद जब उत्तर मौर्योत्तर काल में जब मौर्य साम्राज्य का या मौर्य वंश का पतन होता है तो उत्तर मौर्योत्तर काल में 3 मुख्य रूप से शासक, मतलब 3 वंश आते हैं। कौन कौन से हैं, तो शुंग वंश, शुंग आए जिसे पुष्यमित्र शुंग बोला जाता है। आपने पुष्यमित्र शुंग का नाम सुना होगा, जो कि भारत का मतलब बोलना चाहिए प्राचीन काल का, एंसेंट हिस्ट्री का या एंसेंट पीरियड का पहला ब्राह्मण साम्राज्य या ब्राह्मण वंश था। कौन सा, शुंग वंश। दूसरा वंश आया यहाँ पर कण्व वंश। दूसरा कौन सा आया, कण्व वंश ने, कण्वों ने शासन किया। और तीसरा नंबर पे आया सातवाहन वंश। तीसरे नंबर पे क्या है, सातवाहन, या इसे आंध्र सातवाहन भी बोलते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। इनके बारे में इनका क्रम है ऐसे के ऐसे आपको याद रखना है। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आता है, शिशुनाग के बाद नंद आता है, और इसके बाद मौर्य वंश आता है। मौर्य वंश के बाद ही कौन सा वंश आते हैं, मौर्य वंश के बाद ही शुंग वंश आता है, और शुंग के बाद कण्व, और कण्व के बाद सातवाहन। आई थिंक आपको नीचे का दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, आई थिंक शायद नहीं दिख रहा है, तो मैं थोड़ा ऐसा कर देता हूँ, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार, मैं बोलता हूँ तो आप बस मेरे जो बोलने के उच्चारण पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, बेसिकली ये जो वंशज आए ये इन्होंने मौर्य साम्राज्य के पहले कौन से वंश थे, और उत्तर मौर्य के पहले उत्तर मौर्योत्तर काल में कौन कौन से वंशज आए, वही बात करेंगे दोस्तों। कुछ विदेशी आक्रमण की मगध में ही, या मगध जब चलता है या पूर्व मौर्योत्तर काल चलता है, यहाँ पर मुख्य रूप से 2 लोग विदेशी आक्रमण जब शासन करते हैं, सॉरी विदेशी आक्रमणकारी आते हैं भारत में, तो एंशिएंट पीरियड में सबसे पहला विदेशी आक्रमणकारी किसने आक्रमण किया था, तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, अरब आक्रमण के बारे में, सॉरी अरब नहीं, फारसी लोगों ने भारत पर आक्रमण किया, तो फारसी आक्रमणकारी पढ़ेंगे। उसके बाद जो सेकंड नंबर पर जो आक्रमण किया भारत में वो किसने किया, यूनानी ने किया, ठीक है। यूनानी ही कौन था, सिकंदर महान, उसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे, सिकंदर के बारे में। मौर्य वंश के पहले 2 विदेशी आक्रमणकारी भारत में आक्रमण करते, एक कौन थे, फारसी थे, जो ईरान का नाम है, आपको पता है फारसी, अभी अपन ईरान को बोलते हैं, या इसे ईरानी आक्रमण भी आप बोल सकते हैं। और दूसरे कौन से थे, तो दूसरे थे यूनानी आक्रमण, इसे अपन ग्रीक आक्रमणकारी भी बोल सकते हैं, जो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है ग्रीक, ठीक है, ग्रीस। तो ये मेनली मौर्य वंश के पहले जो आक्रमणकारी आते हैं, मौर्य वंश के पहले ये आते हैं। इसके बाद मौर्य वंश के बाद भी कुछ आक्रमणकारी भारत में प्रवेश करते हैं, विदेशी आक्रमणकारी, उनके भी बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि कौन कौन से थे, तो आपको याद रखना है, हिंद, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण, ये सारे के सारे विदेशी आक्रमण थे। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले मगध को, तो आप हेडिंग डालेंगे मगध, ठीक है। तो मगध साम्राज्य को स्टार्ट करते हैं अपन। अब इसे आप एक ओवरव्यू था तो आप इसे लिख लेंगे, हालांकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, सीधे सीधे आपको क्रम दे देगा, क्रम लगाने, और आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो मगध साम्राज्य की बात करें तो आपको याद रखना है, मगध में सबसे पहला सबसे पुराना साम्राज्य कौन सा था, बृहद्रथ, ठीक है, ठीक है। मगध की स्थापना किसने किया था, तो फाउंडर था मगध का, तो यहां लिखेंगे फाउंडर ऑफ मगध,
कौन था मगध का फाउंडर? तो मगध का जो संस्थापक था वो कौन था? बृहद्रथ था। ठीक है, बृहद्रथ ने मगध की स्थापना करी थी। ठीक है, अब बृहद्रथ कौन था? तो इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा विवादित मतलब बोलना चाहिए, काफ़ी इसके जो सोर्सेज है वो हमें प्राप्त नहीं हुए मगध के बारे में। इसके सोर्सेज मुख्य रूप से महाभारत और पुराणों में इसकी बारे में जानकारी मिलती है बृहद्रथ के बारे में। आपने महाभारत में सुना होगा, जो भीम था, जो पांडवों का जो पुत्र था, एक भीम था, भीम ने ही जो बृहद्रथ की हत्या करी थी, आपको पता होगा। ठीक है, तो ये सोर्सेज क्या है मेनली इसके? तो इसके सोर्सेज है क्या? महाभारत और पुराण। सोर्स ये हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? महाभारत और पुराणों से हमें जानकारी मिलती है। किसकी? बृहद्रथ के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है? तो आपको याद रखना है, जो बृहद्रथ का पिता था वसुचैत, ये कौन था? पिता था बृहद्रथ का, और इसी का पुत्र हुआ कौन? बृहद्रथ। इसी का पुत्र हुआ बृहद्रथ। और जो वसुचैत था ना, इसी ने ही जो राजधानी है मगध की, सबसे पहली राजधानी गिरिव्रज, क्या है? गिरिव्रज। तो वसुचैत ने गिरिव्रज की स्थापना करी थी, या इसे वसुमती भी बोलते हैं। इसका अन्य नाम क्या है? गिरिव्रज को ही अपन क्या बोलते हैं? वसुमती। ठीक है, इसके बारे में एक ही राजा के बारे में हमें जानकारी मिलती बृहद्रथ की, और जो अंतिम शासक था बृहद्रथ वंश का वो कौन था? रिपुंजय। तो आपको याद रखना है, इसका जो अंतिम शासक था रिपुंजय। इसका अंतिम शासक कौन हुआ है? तो इसका अंतिम शासक हुआ है रिपुंजय। ठीक है, बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय हुआ है, और इसे कौन पराजित करता है? जो इसके बाद जो आता है हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश का जो शासक है कौन? बिंबिसार के द्वारा रिपुंजय को पराजित किया जाता है, और मगध पर एक नए वंश की स्थापना कर जाता है। वो कौन सा वंश है? तो वो हर्यक वंश है। अब आप हेडिंग डालेंगे किसकी? हर्यक वंश की। आप क्या हेडिंग डालेंगे? हर्यक वंश की। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं मगध। थोड़ा इसे सजा देते हैं। ठीक है, पहला वंश कौन सा था? बृहद्रथ वंश। और जो मगध पर जो काफी फेमस वंश है हर्यक वंश। अभी मैंने आपको बताया बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन हुआ है? रिपुंजय। और रिपुंजय की हत्या कर हर्यक वंश का जो शासक था या इसका फाउंडर कौन है? बिंबिसार। कौन है इसका जो फाउंडर है या संस्थापक है? संस्थापक कौन है? कौन है? बिंबिसार। देखो, बिंदुसार अलग है, बिंबिसार अलग है, आपको याद रखना है। ठीक है, बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना किया, और ये 544 से तो लेकर 492 बीसी तक शासन करता है। कौन? 412 बीसी तक शासन करता है। 544 से लेकर 412 बीसी तक इसका प्रभुत्व रहता है शासन का। ठीक है, और इसकी जो राजधानी रहती है वो बिंबिसार ने कौन सी राजधानी अपनी कैपिटल क्या बनाई थी? तो राजगृह, जिसे ही क्या बोलते हैं? गिरिव्रज बोलते हैं। तो इसकी राजधानी थी क्या? इसकी राजधानी रहती है क्या? राजगृह। ठीक है, तो फाउंडर कौन है हर्यक वंश का? बिंबिसार है। इसका जो टाइम पीरियड है 544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक। ठीक है, और इसकी जो राजधानी थी, इसकी कैपिटल थी राजगृह, जिसे गिरिव्रज भी बोला जाता है। तो इसका अन्य नाम क्या है? ये भी ऑप्शन में कभी कभी दे देता है, इसे गिरिव्रज भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? गिरिव्रज। ठीक, आगे बात करते हैं अपन हर्यक वंश की। तो इसे अपन पितृहंता वंश भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, इसे क्या बोलते हैं? इसे पितृहंता वंश भी बोलते हैं। पितृहंता।
देखो इसका कारण ये है, इसे पूरा लिख देता हूँ, इसे पितृहंसा हंता वंश कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो बिंबिसार का पुत्र होता है अजातशत्रु, कौन इसका पुत्र कौन था, बिंबिसार का अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। अब हत्या क्यों करी वो कहानी है थोड़ी, मैं अभी आपको बताता हूँ। थोड़ा इसके पहले कुछ पॉइंट है वो लिख लीजिए कि इसके समकालीन रहते हैं कौन, जो बिंबिसार है इसके समकालीन कौन थे, गौतम बुद्ध। बिंबिसार थे जो, बिंबिसार जो थे किसके थे, बुद्ध के समकालीन थे, बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है, बिंबिसार क्या थे, बुद्ध के समकालीन थे। अगली चीज आपको ये याद रखना है जो बिंबिसार के बारे में, इसका अन्य नाम श्रणिक भी बोलते हैं, इसे पुराणों में क्या बोला गया है, श्रणिक भी बोला गया है। अन्य नाम बिंबिसार का क्या है, अन्य नाम पुराणों में या बुद्ध धर्म और जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ में इसका अन्य नाम क्या मिलता है, श्रणिक, श्रणिक। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या मिलता है, बिंबिसार का श्रणिक मिलता है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। आगे बात करते हैं इसके साम्राज्य विस्तार के बारे में। तो जो हर एक वंश का जो काफी प्रतापी शासक बोलते हैं अपन बिंबिसार को, या बिंबिसार को, तो इसने अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया, तो वैवाहिक संबंध स्थापित करके बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। ओके, तो वैवाहिक संबंध स्थापित करता है, जैसे कि इसने अपने साम्राज्य के विस्तार कैसे किया, तो वैवाहिक संबंध स्थापित कर कर। इसका पढ़ते साम्राज्य विस्तार की नीति, साम्राज्य विस्तार की नीति क्या थी, इसके साम्राज्य विस्तार की नीति, तो इसके साम्राज्य विस्तार की नीति थी वैवाहिक संबंध स्थापित करो, वैवाहिक संबंध स्थापित करो। ठीक है, सबसे पहले इसने जो एक वैवाहिक संबंध स्थापित करने के बाद क्या होता है कि कुछ राज्य उसे यूं ही मित्रता हो जाती है कुछ महाजनपदों से, और जो अपने जो राजा है उसको कुछ राज्य कैसे दहेज में दे देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे प्रथम इसने विवाह किया, प्रथम विवाह चेलना के साथ किया। प्रथम जो विवाह किया इसने, प्रथम विवाह बिंबिसार ने किसके साथ किया, चेलना। ठीक है, लिच्छवी गणराज्य, लिच्छवी गणराज्य की चेटक की बहन थी। आपको कुछ याद आ रहा होगा लिच्छवी से, क्या कि जो महावीर स्वामी हुए हैं उनकी माता का नाम क्या था, त्रिशला था, और उनकी माता भी किस गणराज्य की थी, लिच्छवी गणराज्य की थी। तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, साथ साथ आपको रिकॉल भी करते हुए चलना है। दूसरा, इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया, द्वितीय विवाह कौशला देवी महाकौशल गणराज्य की थी ये, महाकौशल जो महाजनपद था उसकी जो क्या थी, राजकुमारी थी कौशला देवी, इसके साथ दूसरा विवाह कर, तृतीय विवाह इसने किसके साथ किया, तो तृतीय विवाह किया इसने क्षेमा के साथ, और ये कुरु जनपद की थी क्या, क्षेमा। तो ये जो बेसिकली कौन कौन से जनपद के साथ मित्रता हो गई मगध की, एक तो लिच्छवी गणराज्य, दूसरा महाकौशल और कुरु। ये दोस्तों इनकी जो है क्या हो जाती है, मित्रता हो जाती है, और काफ़ी ज़्यादा और स्ट्रांग हो जाता है। कौन सा, कुछ जो है इसने वैवाहिक संबंध के द्वारा अपने साम्राज्य में मिला लिया कुछ महाजनपदों को, और कुछ महाजनपदों के ऊपर आक्रमण करके इन्होंने अपने मगध में उसे मिला लिया। इसी क्रम में जो अंगराज्य था, कौन सा था, अंगराज्य, इसका शासक था ब्रह्मदत्त। अंगराज्य का शासक कौन था, अंगराज्य का शासक था कौन, ब्रह्मदत्त। अंग राज्य के शासक ब्रह्मदत्त पर आक्रमण करता है और अंग को जो है मगध में
मिला लेता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है, एक कहानी है थोड़ी सी, वो क्या है वो मैं आपको अब बताता हूं। एक दासी पर ये काफी मोहित हो जाता है, उसका नाम क्या है, अम्रपाली। अम्रपाली, और उसको कहाँ पर लाता है, गिरिब्रज में लाकर स्थापित कर देता है। और अम्रपाली का ही एक पुत्र होता है, कौन सा, जीवक। अम्रपाली के पुत्र ही जो होता है जीवक, और इसी जीवक को जो बिंबिसार ने कहाँ पर भेजा, तक्षशिला भेजा, किसके लिए, चिकित्सा संबंधी, चिकित्सा शास्त्र के, चिकित्सा शास्त्र की विद्या अर्जित करने के लिए या शिक्षा अर्जित करने के लिए। यही बाद में शल्य चिकित्सा बन जाता है जीवक, और इसको जो बिंबिसार है किसकी सेवा में भेजता है, तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, जब गौतम बुद्ध को बीमार पड़ते हैं तो गौतम बुद्ध की सेवा में किसे भेजता है, जीवक को भेजता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, जो इम्पोर्टेंट इसका पॉइंट है। आगे बात करते हैं, और एक चीज, जो एक जीवक जो रहता है इसे अपना राजवैद्य भी बना देता है बाद में बिंबिसार। और जो बिंबिसार की और जो अवंती का, जो अवंती महाजनपद था उसकी आपको पता है 2 राजधानी थी अवंती की। ठीक है, उसका शासक था चंडप्रघोत। चंडप्रघोत के साथ मित्रता थी, और चंडप्रघोत को क्या हो जाता है, पीलिया हो जाता है या जॉन्डिस हो जाता है। ठीक है, तो चंडप्रघोत को जॉन्डिस हो जाता है, किसको, चंडप्रघोत, और चंडप्रघोत की सेवा में भी किसको भेजता है, जीवक को भेजता है। तो 2 व्यक्ति की सेवा में भेजा था, ऐसा हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बाद इसका ही जो पुत्र रहता है, कौन, अजातशत्रु। अजातशत्रु क्या काम करता है, जो गौतम बुद्ध थे ना, इनके ही अपोजिट या इनका जो बोलना चाहिए विरोधी एक व्यक्ति हुआ करता था, जिसका नाम था देवदत्त। क्या था, देवदत्त। ठीक है, तो देवदत्त के बहकावे में आकर, हालांकि बिंबिसार ने जो अजातशत्रु को ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, मतलब कि उत्तराधिकारी बोलना चाहिए, इसके बाद जो राजा नियुक्त कर दिया था अजातशत्रु को ही कर दिया था, लेकिन अति महत्वाकांक्षी था कौन, अजातशत्रु। ठीक है, तो देवदत्त के बहकावे में आकर इसको, जो बिंबिसार को कारावास में बंद कर देता है, और इसकी वहीं पर हत्या हो जाती है। तो यहाँ पर कहानी क्लोज हो जाती है बिंबिसार की। और जो इसकी इंपॉर्टेंट क्या चीज़ आपको याद रखना है, इसकी राजधानी क्या थी, गिरिब्रज थी। इसके बाद दोस्तों इसकी मृत्यु कब हो जाती है, 492 ईस्वी में। बिंबिसार की मृत्यु कब हो जाती है, 492 BC। ठीक है, 492 ईस्वी में, ईसा पूर्व में इसकी क्या हो जाती है, जो शासक आता है वो कौन आता है, अजातशत्रु। अजातशत्रु जिसका कार्यकाल चलता है 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक अजातशत्रु का शासन चलता है। ये भी कहीं ना कहीं अपने जो पिता है उन्हीं के नक्शे कदमों पर चलता है, और साम्राज्य विस्तार की नीति ये भी कौन से अपनाता है, वैवाहिक संबंध स्थापित कर ही। इसका अन्य नाम कुणिक भी है, आपको याद रखना है, इसका अन्य नाम क्या है, कुणिक। तो इसे कुणिक भी बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, कुणिक बोला जाता है। ठीक है, और कुणिक कहा जाता है, इसे कहा जाता है, कुणिक कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। करते हैं, आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके संबंध में ये पूछता है एग्जाम में कि आपको पता होगा महात्मा बुद्ध, जिसे गौतम बुद्ध बोला जाता है, इसकी मृत्यु कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में। और जो महावीर स्वामी है इनकी मृत्यु कब हुई थी, 468 ईसा पूर्व में। ये दोनों ही व्यक्ति की मृत्यु किसके कार्यकाल के दौरान हुई थी, अजातशत्रु के कार्यकाल के दौरान हुई थी। तो आपको यहाँ लिख लेना है, गौतम बुद्ध की को जो महापरिनिर्वाण कब प्राप्त हुआ था,
483 BC में, ठीक। और जो महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 468 BC में। ये दोनों की दोनों ही टाइम पीरियड कौन सा था? अजातशत्रु का था। इसके बाद दोस्तों मृत्यु के बाद, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद ही जो प्रथम महाबौद्ध संगति का आयोजन कौन करता है? अजातशत्रु करता है। तो 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान ही जो चतुर्थ महाबौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में कहाँ पर करता है? अजातशत्रु कहाँ करता है? गिरिब्रज में करता है। और कौन सी आपने जो बौद्ध धर्म है उसमें आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, सप्तपर्णी गुफा, सप्तपर्णी गुफा में इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है, प्रथम बौद्ध महासंगति का। और इसके बाद दोस्तों जो गौतम बुद्ध के जितने भी अवशेष थे, अजातशत्रु ने ही गौतम बुद्ध के अवशेषों पर क्या निर्माण किया था? गौतम बुद्ध के अवशेषों पर क्या किसका निर्माण किया था? स्तूप का निर्माण किया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसने कितने स्तूप बनाए थे? 8 स्तूप बनाए थे। और कहाँ पर बनाए थे? मगध में ही इसका निर्माण करवाया था। किसने? अजातशत्रु ने, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये जो एक इसके द्वारा, अजातशत्रु के द्वारा 2 हथियारों का आविष्कार किया जाता है। एक का नाम है रथमूसल, ठीक है, और एक का नाम क्या है? महाशिला कंटक। आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, बाहुबली मूवी देखी होगी ना, तो वहाँ पर क्या होता है, आई थिंक थोड़ी थोड़ी स्टोरी आपको याद होगी। तो जब आपने एक विलन क्या था, राणा दग्गुवती, ठीक है, तो वो उसका जो रथ रहता है जो सामने से तीर फेंकता है और जो चक्रा रहता है वो काटते रहता है दुश्मनों को, ठीक है, उसी के जैसे था। तो आप बेसिकली अब इतना याद रख लेंगे, 2 हथियारों का आविष्कार किया था इसने, 2 हथियारों का आविष्कार किया था अजातशत्रु ने। एक था कौन सा? रथमूसल, और दूसरा था महाशिला कंटक, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है इसके वैवाहिक संबंध की। तो इसने क्या एक वैवाहिक संबंध स्थापित किया था प्रसेनजीत की बहन वाजिरा से। कौन? प्रसेनजीत की बहन कौन थी? वाजिरा। वाजिरा से ही इसने विवाह किया था। अजातशत्रु का विवाह हो जाता है किससे? वाजिरा से। ये आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों इसी का पुत्र उदायन आता है, अजातशत्रु का ही। अगर जैसी करनी वैसी भरनी बोलते हैं, तो अजातशत्रु का भी वही हाल होता है जो हाल इसने अपने पिता का किया था। मतलब कि इसका पुत्र उदायन अजातशत्रु की हत्या कर देता है और गद्दी पर बैठ जाता है। कौन? उदायन। तो इसकी मृत्यु 460 ईसा पूर्व में हो जाती है, ठीक है, आपको लिख लेना है इसकी मृत्यु कब हो जाती है? 460 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु कौन कर देता है? उदायन कर देता है। और हर्यक वंश का अगला शासक होगा कौन सा? उदायन। तो अब उदायन के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। उदायन क्या था, इसने क्या काम किए, ठीक है, ओके। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसे पितृहंता बोलने का कारण मुख्य रूप से ये भी है कि इसके जो जितने भी शासक हुए हैं उन्होंने अपने पिता की हत्या करके ही जो है गद्दी हासिल की है, इसलिए इसे पितृहंता भी। उदायन के बारे में सबसे मुख्य रूप से क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट बात है और ये पूछता है, इसी ने ही एक नगर की स्थापना की थी जो गंगा और सोन घाटी के बीच में स्थित होता है। कौन सा नगर? इसने एक नगर बसाया था जिसका नाम आप जानते होंगे, काफ़ी फेमस है, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र नगर बसाया और इसने जो अपनी राजधानी कहाँ से, राजगृह से कहाँ लेके गई, इसकी राजधानी जो थी, इसकी राजधानी कौन सी हो गई अब? पाटलिपुत्र हो गई। पाटलिपुत्र इसकी क्या हो गई? राजधानी हो गई, ठीक है। इसके बाद पाटलिपुत्र को जो अभी वर्तमान नाम पटना है, ये किसने दिया? तो ये शेरशाह सूरी ने दिया। तो पटना जो इसका नाम पड़ जाता है, पटना किसके द्वारा दिया गया ये? तो बाय शेरशाह सूरी, ठीक है। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा आई थिंक। तो
उदयन के बाद दोस्तों इससे एक ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है, शेरशाह सूरी, और इसकी जो राजधानी कहाँ हो गई, पाटलिपुत्र हो गई। इसके 3 पुत्र हुए थे, जो उदयन के 3 पुत्र हुए थे, कौन कौन, मुंडक और नागदशक, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। ये काफ़ी ज़्यादा काफ़ी प्रतापी शासक नहीं हुए उतने ज़्यादा, ठीक है, तो इनके बारे में नहीं पूछता। इन 2 को आपको याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है किसको, नागदशक को। और जो लास्ट रूरल या अंतिम शासक होता है, कौन होता है, तो हर्यक वंश का अंतिम शासक, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन होता है, नागदशक। तो नागदशक को आपको याद रखना है, कौन था, नागदशक। इसकी हत्या दोस्तों इसके ही महामात्य के द्वारा कर दी जाती है, जिसका नाम क्या होता है, तो इसके बारे में पढ़े होगे, शिशुनाग। शिशुनाग नागदशक की हत्या कर देता है, और जो मगध पर अगला वंश आएगा कौन सा, हमने पढ़ा था शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश की स्थापना कर देता है। तो ये कहानी थी हर्यक वंश की, आई होप आपको समझ में आई होगी। आज की वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं, बाकी की कहानी अपन अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, किसके बारे में, शिशुनाग वंश के बारे में। तो मेरा आपसे यही कहना है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने परिवार को थोड़ा यार बड़ा करें, थोड़ा सपोर्ट करें, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, और हाँ, तैयारी अच्छे से करना भाई।